किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इसमें से 77.7% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, जिसमें से 84.7% पुरुष है और 70.3% महिलाएं हैं। अगर इन लोगों से पूछा जाए कि आपने पढ़ाई किस लिए की थी, तो 90% लोगों का जवाब होगा डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग या फिर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। और फिर अगर इनसे पूछा जाए कि कितने लोग आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो ये डेटा मुश्किल से 3.75% निकल के आता है, जो बहुत ही कम है। इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब पढ़ लिखने के बाद वो काम ना किया जाए जिस काम के लिए आपने पढ़ाई की हो। आखिर क्या वजह है? इसमें किसका दोष है? हमारे एजुकेशन सिस्टम का, टीचर्स का या फिर खुद स्टूडेंट्स का? जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। आज जिस एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो करते आ रहे हैं, ये इंडिया में कहां से आया और हाल में 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिर क्या है? इसे कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगर इसे इम्प्लीमेंट किया भी जाए तो इससे क्या लाभ होगा या फिर हानि होंगे? गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन में क्या अंतर है? और अगर इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी को सुधारना चाहती है तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही बहुत से सवाल आते होंगे आपके मन में भी। अगर हाँ, तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की आज कोशिश करते हैं। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। देश के 8 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इट स्टार्टेड। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स को a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab sin थीटा cos थीटा या फिर पाइथागोरस थ्योरम और भी बहुत कुछ सिलेबस में पढ़ाया जाता है और लगातार कई सालों से इसे दोहराया जा रहा है। लेकिन आपको 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हमने ये सब पढ़ तो लिया और रट भी लिया, लेकिन इन सब का इम्प्लीमेंट हम कहाँ करेंगे? तो करंट एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत इंडिया में तब हुई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर रूल कर रही थी। उस समय फैक्ट्री में काम कराने के लिए एजुकेटेड लोगों की जरूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ट्रेंड करके अपनी फैक्ट्री में काम कराने के बारे में सोचा। उन्हें आवश्यकता थी कुछ ऐसे लोगों की जो समय पर आकर काम करें और समय पर अपना काम पूरा करके घर चले जाएं। इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए घंटी बजाने का रूल बनाया गया, ताकि कोई व्यक्ति जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फैक्ट्री तक पहुंचे तो उसे समय की इस घंटे की आदत लग चुकी हो और उसके अंदर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी पहले से ही डेवलप हो चुकी हो। इसके अलावा ब्रिटिश ऑफिसर्स को चाहिए था कि ये लोग उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें और अगर ना करें तो उन्हें सजा दी जा सके। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया जिसे हम टीचर कहते हैं। ये टीचर कभी बच्चे को डंडे से मारकर, कभी मुर्गा बनाकर, तो कभी कान खींचकर या फिर उंगलियों के बीच में पेन लगाकर ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाते थे। और ये सब कुछ हम आज के एजुकेशन सिस्टम में भी देख ही सकते हैं। इन सब के अलावा एक और चीज जो उनके माइंड में थी वो ये थी कि इनको इतना ही सिखाया जाए जिससे कि ये हमारे अंडर में कम सैलरी पर काम कर सके और इनकी ज्यादा ग्रोथ ना हो सके। और फिर यहीं से सिलेबस का ये कॉन्सेप्ट आया। आज भी लोगों को किताबी ज्ञान ही दिया जा रहा है और बच्चों को इस सिलेबस में बांध कर रखा गया है। आज भी उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। उन्हें नहीं सिखाया जाता कि कैसे खाता खुलवाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे कैसे कमाना है और कैसे कर्ज से बचकर रहना है। इतना ही नहीं, आज के आधुनिक युग में भी जब एक क्लिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन हम गूगल से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ सिलेबस के नाम पर डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अब पढ़ाई क्या रटाई जाती है। आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज की और उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों को सिखाने की जिनको बच्चे आने वाले समय में फेस करने वाले हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम ना तो उन्हें बॉन्डिंग सिखाता है और ना ही ट्रस्ट बिल्ड करना, ना ही लीडरशिप का कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही ओरिजिनल आइडियोलॉजी डेवलप होती है। इस सिस्टम को बदलने के लिए समय के साथ इसमें चेंजेस होते आ रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1972 में आई। थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी, जिसे 1992 में मॉडिफाई किया गया और फिर तब से लेकर अब तक इंडिया में इसी नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है।
जिसमें 10+2 मॉडल को फॉलो किया जाता है। अगर इंडिया के कुछ स्टेट्स जिसमें आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी स्टेट्स में बच्चों की शिक्षा क्लास 1 से स्टार्ट होती है। नर्सरी, LKG, UKG क्या होते हैं बच्चों को नहीं पता होता। एक और गवर्नमेंट स्कूल में ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही गुड टीचर्स। यही वजह है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट टीचर बनकर अच्छी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाने के बारे में सोचे भी तो सफिशिएंट अरेंजमेंट ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन स्कूल्स की फीस ज्यादा होने की वजह से हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता कि अपने बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ा सके। प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी, LKG, UKG की क्लासेस तो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन स्कूल्स कम सैलरी पर टीचर को रखते हैं, जिसकी वजह से अच्छे टीचर्स स्कूल में आते ही नहीं। पेरेंट्स सब जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर भी बच्चों को उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाती जिस तरह की वो डिजर्व करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की अपनी एक और पॉलिसी होती है जिसमें बच्चे के पेन और पेंसिल से लेकर ड्रेसेस तक सारा सामान स्कूल से खरीदना होता है। बच्चे का होमवर्क भी खुद से कराना होता है। इतना ही नहीं, अगर गलती से बच्चा फेल हो भी जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की होती है। 10+2 मॉडल में क्लास 1 से 10 तक सभी को कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और क्लास 11 से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है। इसी बात को लेकर 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया भी था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। और फिर जब बीजेपी सरकार बनी तो स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बनाया गया। जब देश आजाद हुआ तो HRD मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर दिया था। और फिर NEP 2020 में इसका नाम बदलकर फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। एजुकेशन को लेकर 2015 में एक कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यन को बनाया गया। इस कमेटी ने एजुकेशन पॉलिसी बनाने का काम किया, लेकिन इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर 2016 में एक दूसरी कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन को बनाया गया। इन्होंने फिर से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिसे NEP 2020 के नाम से जाना जाता है। NEP ये तय करती है कि देश में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। इसके अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, जिसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है। साथ ही साथ समाज के उन लोगों को 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो पिछड़े हुए हैं। NEP 2020 एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बैकडेटेड मैकेनिज्म को रिप्लेस करके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 मॉडल को फॉलो किया जाएगा, जिसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 फाउंडेशन स्टेज, नंबर 2 प्रिपरेटरी स्टेज, नंबर 3 मिडिल स्टेज, नंबर 4 सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में बच्चा स्टार्टिंग के 3 साल तक प्री प्राइमरी में पढ़ेगा और फिर क्लास 1 और 2 में, जिसमें स्टूडेंट की एज 3 से 8 साल होगी। इस स्टेज में खेल, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग मेथड और लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3, 4 और 5 को रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट की एज 8 से 11 साल होगी। इस स्टेज में लैंग्वेजेस और न्यूमेरेसी स्किल्स डेवलपमेंट के साथ साथ क्लासरूम इंटरैक्शन, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एटसेट्रा के डेवलपमेंट्स पर फोकस किया जाएगा। मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7 और 8 को रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट की एज 11 से 14 साल की होगी। इस स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। जबकि सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9th, 10th, 11th और 12th को शामिल किया गया है, जिसमें स्टूडेंट की एज 14 से 18 साल होगी और इस एज में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा।
इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी तक एनसीईआरटी की बुक्स में केवल कुछ लेसन्स को हटाया गया है। बाकी सब कुछ नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एनसीएफ ने एक न्यू फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क को कंप्लीट किया गया है, लेकिन टीचर्स के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क पर काम जारी है। टेक्स्ट बुक्स को चेंज करने के अलावा एनसीएफ सब्जेक्ट्स की चॉइस, पढ़ाने के तरीके और इवैल्यूएशन के रूल्स को भी चेंज करेगा। एनसीएफ के इस फ्रेमवर्क को सीबीएसई, सीआईएससीई एंड ऑल स्टेट्स के बोर्ड पर लागू किया जाएगा। एनईपी 2020 में मेनली 8 सर्कुलर एरियाज पर फोकस किया जाएगा, जिनमें ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज शामिल हैं। इन सब के अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है। इसमें होगा कुछ यूं कि बच्चों को स्टार्टिंग से उसकी मदर टंग में सिखाया जाएगा और फिर बाद में इंग्लिश को ऐड किया जाएगा। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास प्राइवेट स्कूल से बच्चों की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज बहुत कम होगी। कई लोग इसके फेवर में हैं तो कई लोग इसका अपोज कर रहे हैं। खैर, इसको एज अ सजेशन मेंशन किया गया है, इसे मैंडेटरी नहीं किया गया है। इसके अलावा क्लास 6 से ही कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग भी शामिल की जाएगी। आफ्टर 12th किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अभी तक 3 साल कॉलेज के बाद डिग्री मिलती थी, लेकिन अब 1 साल कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल कंप्लीट होने पर एडवांस डिप्लोमा और 3 साल कंप्लीट होने पर बैचलर डिग्री और 4 साल कंप्लीट होने पर बैचलर डिग्री विद रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी। यानी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 4 साल तक पढ़ाई करनी होगी। स्कूल एजुकेशन में अभी जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं, इन चेंजेस का ड्राफ्ट एनसीएफ ने ही बनाया है। एनसीएफ एनईपी 2020 का ही एक पार्ट है, जिस पर स्कूल एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी है। इन सब बातों के अलावा इस 5 ईयर प्लान में इंडियन गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेगी। खैर, हर बार ऐसा ही बोला जाता है। 1968 में भी ऐसा ही बोला गया था और 1986 में भी यही बोला गया था, लेकिन बोलने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने में हमारी कंट्री का नाम 197 कंट्रीज में से 143वें नंबर पर आता है। यहाँ तक कि इंडिया से गरीब देश भूटान भी एजुकेशन में इंडिया से ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट सच में चाहती है कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशंस को सुधारा जाए, तो सरकार को एक रूल बना देना चाहिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने भी आईएएस, आईपीएस रैंकिंग के ऑफिसर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन सभी के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाया जाएगा। जब इनके खुद के बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ेंगे तो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर क्वालिटी एजुकेशन तक सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे ही क्यों? ऐसा करने से तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, जिससे इन्हें डिसएडवांटेज होगा। 1977 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अपनी 9 साल की बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करवाया था। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट हर मामले में यूएसए को कॉपी करना चाहेगी, लेकिन इस मामले में नहीं करेगी। अब दोस्तों, जब भी हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टीचर्स के पढ़ाने के तरीके की, एग्जामिनेशन सिस्टम और सिलेबस की, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है। वो है हमारा इकोसिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इकोसिस्टम। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 साल तक के 42% बच्चे हर दिन 2 से 4 घंटे मोबाइल का यूज करते हैं और इससे अधिक उम्र के बच्चे 40% से ज्यादा टाइम मोबाइल, यूट्यूब और सोशल मीडिया देखने में बिताते हैं, जहां पर वो ट्रेंडिंग वीडियो देख रहे होते हैं। और अगर कभी टीवी खोलकर देख लें तो ज्यादातर पॉलिटिक्स, क्राइम, सिनेमा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो ही उन्हें दिखाई देती हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, इन सब का बच्चे के माइंडसेट पर बहुत असर पड़ता है और बच्चे के इसी माइंडसेट पर उसका करियर डिपेंड भी करता है। अगर गवर्नमेंट को सच में एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है तो पहले इस इकोसिस्टम को बदलना होगा। टीचिंग के वे को इंटरैक्टिव और इंजॉयबल बनाना होगा। पेरेंट्स को भी समझना होगा कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव ना किया जाए।
स्ट्रिक्ट बिहेवियर का उनकी ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कूल्स को भी करियर से रिलेटेड काउंसलिंग पर ध्यान देने की जरूरत होती है। स्कूलिंग के बाद ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और फिर वो किसी और को देखकर अपने करियर का चुनाव करते हैं। इसे बदलने के लिए स्कूल सिस्टम में करियर काउंसलिंग को इनबिल्ट करने की बहुत जरूरत है। करियर काउंसलिंग के लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप पर काम किया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप सजेशन देना ना भूलें। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।